और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ आपके जो भी डाउट हैं उनको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथी लगातार हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमने 1 से लेकर 31 प्रश्न तक कर लिए हैं उससे आगे कंटिन्यू करें सर, उसके आगे के प्रश्नों को भी कराएं। तो मैंने आपसे पिछली क्लास में कहा भी था कि हम जो है आपकी बात को रखते हुए उन प्रश्नों को कराएंगे, लेकिन प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ आपके थ्योरी वाले प्रश्न हैं, तो थ्योरी वाले प्रश्नों को मैं छोड़ते हुए बाकी जितने भी प्रश्न हैं उन सबको डिस्कस कर रहा हूं। और साथ ही साथ इसमें कुछ जिनमें डाउट था कुछ हमारे साथियों को कि सर जो मेंसुरेशन वाले सवाल हैं या बेलन शंकु वाले सवाल हैं जिनमें अनुपात दे रखा होता है उनमें कुछ डाउट है, तो वो सभी डाउट आपके दूर भी हो जाएंगे। और प्यारे साथियों जो अगली क्लास होगी, यकीन मानो ज़बरदस्त क्लास होगी। अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपके जितना भी सिलेबस को रिवाइज करा दिया जाए एक ही क्लास में, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएं। तो फिलहाल वो अगली क्लास की बात हम बाद में करेंगे जब आपकी क्लास होगी। फिलहाल आज की क्लास में हम लोग जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके राजन सीरीज के रह गए हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान रहे आज की क्लास अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की क्लास से आपको प्रश्न एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप सभी साथियों को अंतिम क्षण तक बने रहना है, क्लास कंप्लीट देखना है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपको प्यारे साथियों जो है क्वेश्चन दिखाई देगा और साथ ही साथ आपको उसमें क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ होगा राजन सीरीज के हिसाब से। हालांकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 लगभग 16 सवाल बचे हुए हैं, उनको करेंगे। और प्यारे साथियों आपको दिखाई देगा उसमें राजन सीरीज लिखा होगा और उसके साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखा होगा, तो आप उससे पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, चलो तो प्यारे साथियों सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 और ये प्रश्न नंबर 33 है आपकी राजन सीरीज का। दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। आपको संख्या दे रखी है 6, 1, 8, 6, 0, 7, 5, 5, 3, 0, 4, 2 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, तो प्यारे साथियों इसमें आपसे पूछी गई है माध्यिका। इंपॉर्टेंट सवाल है, या तो बहुलक या फिर माध्यिका। डेफिनेटली आप बहुलक का सवाल भी एक प्रश्न बिल्कुल संभावना है, पूरी संभावना है बहुलक का एक सवाल मिलेगा और एक माध्यिका का सवाल मिलेगा। या तो इस तरह से डाटा दे रखा होगा या फिर आपको एक सारणी दे रखी होगी, उससे प्रश्न बनेगा। मेरे प्यारे साथियों हर एक बात को नोट करते हुए चलिएगा, जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब वो प्रबल संभावना है कि वो सही निकलेगी, आप इस बात को मान के चल सकते हो। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों माध्यिका निकालते समय सबसे पहले हमारा जो काम होता है या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या फिर अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो प्यारे साथियों इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 0 0 हम लिख लेते हैं, एक 0 हमारे पास ये है, तो 0, 0 बन जाएगा। फिर हमारे पास क्या है 1 1 एक बार है, फिर 1 के बाद 2 इसमें नहीं है, 2 है हमारे पास, 2 आएगा। फिर 3 आएगा, 3 एक 3 ये है, और कोई 3 है नहीं है। ठीक है, 4 हमारे पास एक है, 4 लिख लिया। 5 देखो हमारे पास 2 बार है, तो 5 हम जो है 2 बार यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों 6 है हमारे सामने 2 बार, तो 6 को हमने 2 बार लिख लिया। फिर क्या है प्यारे साथियों 7 यानी 7, और हमारे पास फिर 8 और फिर 9, 8 फिर 9, ये बन जा रहा है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो n है वो 13 है। सबसे पहला काम होता है आरोही क्रम में लिख लेते हैं, इसके बाद हम देखते हैं जो पदों की संख्या है वो विषम है या सम है। तो n यहाँ पर 13 संख्याएं हैं, 13 पद हैं, ये कैसा है प्यारे साथियों, ये हमारा विषम है। जब भी पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यिका होती क्या है, माध्यिका होती क्या, एक बार चेक कर लेता हूं सब कुछ सही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो माध्यिका होती क्या है, एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है।
ओके, माध्यिका होती क्या है प्यारे साथियों? माध्यिका होती है आपकी n+1/2वां पद, n+1/2वां पद होता है। तो प्यारे साथियों n कितना है? 13, तो 13 + 1/2 और ये हमारा हो जाएगा वां पद, तो यहाँ पर हो जाएगा 14/2वां पद। ठीक है, तो 2 सत्ते कितना हो गया? 14, यानी 7वां पद देखना है। तो 7वां पद कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। एक काम कर लेता हूँ, थोड़े से इंक डाल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देखो बिल्कुल सही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था, इसमें ध्यान रखेंगे। माध्यिका निकालते समय सबसे पहला काम होता है प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हमें आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में लिखना होता है। सबसे पहले मैंने आरोही क्रम में लिख लिया, फिर पदों की संख्या विषम होती है तो क्या करते हैं हम? देखते हैं n+1/2वां पद, तो n कितना? 13, और 13 × 14 को 2 से भाग करेंगे, 7वां पद, तो 7वां पद हमारा 5 हो रहा था और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 आज का दूसरा सवाल। हाँ भाई, तो बेहतरीन सवाल है। ये क्या है? यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 1232 वर्ग सेमी और आपसे पूछा है त्रिज्या कितनी है, आपसे पूछा है त्रिज्या कितनी है। तो प्यारे साथियों देखिए, जब हम बात कर रहे हैं लंबवृत्तीय शंकु की, तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, है क्या? देखो यहाँ पर त्रिज्या होती है इस तरह से, ये ऊंचाई होती है और हमसे त्रिज्या पूछी गई है और ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर और आयतन हमें दे रखा है 1232 वर्ग सेमी। अब यहाँ वर्ग सेमी नहीं होगा, घन सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, तो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से, निश्चिंत रहिए। ठीक, तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत आसान सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास आयतन दे रखा है 1232, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये शंकु का आयतन होता है। तो 1232, तो 1/3 पाई का मान कितना? 22/7 लगा देंगे और r स्क्वायर यानी r हमें निकालना है और h कितना है? 24, बराबर कितना? 1232। तो यहाँ से देखेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 अट्ठे कितना हो जाएगा? 24। क्या 8 से कैंसिल हो जाएगा? 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। 22 से काटेंगे, 22 सत्ते होता है 154। तो r स्क्वायर यहाँ पर अपॉन में 7 बच रहा है और इधर कितना? 7 बटे में 1 लिख लो, तिरछी गुणा करोगे तो r स्क्वायर बराबर होगा 7 × 7, यानी r इधर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। और यही हमसे सवाल में पूछा गया था, और यही हमसे सवाल में पूछा गया था। बात सबको क्लियर है? बहुत आसान सी बात, आप सभी साथी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 और आपका क्वेश्चन नंबर 40 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है? एक शंक्वाकार टंकी की ऊंचाई दे रखी है कितनी? 60 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दे रखा है 64 सेंटीमीटर। त्रियक ऊंचाई बताइए, ये आपसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों शंक्वाकार एक कोई टंकी होगी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। शंक्वाकार कोई टंकी होगी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है? 60 सेंटीमीटर और इसका व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना? व्यास सवाल में दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो प्यारे दोस्तों त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास की आधी, यानी कि 2 × 6, 2 दूनी 4, यानी कि 32 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। और हमसे प्यारे दोस्तों पूछा क्या है? त्रियक ऊंचाई यानी कि L पूछा है। ठीक है, ये हमारे पास H दे रखा है और ये हमारे पास R निकाल के हमने देख लिया। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब प्यारे साथियों हमसे त्रियक ऊंचाई पूछी है। एक बात बताओ, ये कुछ ऐसे करके बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 32 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे समकोण बन रहा होगा ऐसे करके, और h हमारे पास है कितना 60, और l हमसे पूछा गया है। तो समकोण जो हमारे पास प्रमेय होती है समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वही लग जाएगी। या फिर हम कह सकते हैं l बराबर यहाँ पर त्रिज्यक ऊंचाई क्या होती है h स्क्वायर रूट में, और इस तरह से बन जाता है। इतना कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से निकल के आएगा। क्या होता है l बराबर होता है रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्यारे साथियों 60 का स्क्वायर, और प्लस r स्क्वायर का मतलब 32 का स्क्वायर, इस तरह से वर्गमूल निकल जाएगा। तो 60 का स्क्वायर 3600, और 32 का स्क्वायर होता है 32 का स्क्वायर आपका हो जाता है 1024। बात सबको समझ में आ रही? तो इनका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा मैं। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे प्यारे साथियों, कितना होगा 24, 6 और 46, 24 हो जाएगा, ये l हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग जो है आसानी से वर्गमूल निकाल लेना, मैं आपको सिखा रखा है। तो ये 68 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। 68 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बात सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी साथी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्गमूल निकाल लेंगे सब लोग आसानी से, या बता दूं वर्गमूल निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आए तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। वर्गमूल निकालना मैंने पहले ही सिखा रखा है, मूल भी निकालना सिखा रखा है, बहुत आसान सी बात है। त्रिज्यक ऊंचाई बराबर इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिज्यक ऊंचाई आपसे सवाल में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। त्रिज्यक ऊंचाई होती क्या है, रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हमारा बन जाता है। तो h हमारे पास बच्चों था 60 का स्क्वायर 36, r था हमारे पास कितना, त्रिज्या थी 32 का स्क्वायर 1024, इन दोनों को जोड़ा तो 24 और 6 46 24 हो रहा है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 68 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, और आपके राजन सीरीज क्वेश्चन नंबर 41 था। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 4, क्वेश्चन नंबर आज क्लास का 4, और राजन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 42। राजन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 42। तो प्यारे साथियों बेहतरीन सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि है क्या, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, एक लंबवृत्तीय आधार का व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। व्यास दे रखा है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 23, h बराबर दे रखा है 23 सेंटीमीटर, और इसमें त्रिज्यक ऊंचाई पूछी है, बिल्कुल इसमें भी l ही पूछा है। तो यहाँ पर भी l बराबर क्या हो जाएगा, रूट में h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h का मतलब 23 का स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 23 होता है 529 होता है, 23 का स्क्वायर 529, 2 का स्क्वायर 4, तो प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा 533, इतना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। तो वर्गमूल निकाल सकते हो या फिर इतना आंसर लिख सकते हो, यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, चाहे तो पॉइंट में निकाल लो, वरना ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबको सवाल समझ में आ गया? ठीक है भाई, सबको सवाल समझ में आ रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है ये भी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 और आपके राजन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 43। बेहतरीन सवाल है ये भी, और ऐसा सवाल आने की संभावना भी है, लेकिन आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या दी गई संख्याओं का औसत निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर होता है, ठीक है, जो भी हमारे पास पद होते हैं या फिर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं उनका योग कर लेंगे। एक हमारे पास 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 5। संख्याएं कितनी हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हो रही हैं। 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 5, ठीक है। तो 7 4 11 और 11 3 हो जाएगा, 14 4 18 18 और 7 25 5 30। तो 30 को भाग कर देंगे 6 से, 6 पंजे 30, यानी कि 5 इसका आंसर। अब ये सवाल देखो है ना, गलती कर देते, पता नहीं करना क्या चाहते, इतनी गलतियां हैं। एक छोटी सी ये सीरीज है, ये राजन सीरीज, और इसमें इतनी गलतियां कि बच्चा अगर
जो कम जानकारी रखता हो अपने सब्जेक्ट के बारे में, या मान लो मैथ के बारे में, सामाजिक अध्ययन के बारे में, उसमें भी गलतियाँ छोटी सी है। इसमें 200 प्रश्न 250 प्रश्न मुश्किल से होंगे और उसमें भी गलतियां हैं। और बच्चे क्या करें, बच्चे खूब खरीदते हैं इसके लिए, और बच्चों के पास ऑप्शन अवेलेबल भी नहीं है कोई इस तरह का। चलिए कोई नहीं, अब इसमें गलती क्या करिए इन सवालों में, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में गलती है कि भाई यहाँ पर क्या है, 3 की जगह वैसे इसमें संख्याएं लिखी हैं 7 4 3 4 7 5, लेकिन जब सॉल्व किया तो 3 की जगह पे 2 लेके सॉल्व किया है, इसलिए 1 कम पड़ा है, तो 29/6 बन रहा है उनके हिसाब से। फिलहाल ये बिल्कुल ठीक है, आप इस पर जाओ, बाकी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों, जो आप थोड़ी समस्या का सामना कर रहे थे, कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि सर अनुपात वाले सवाल जो है थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, तो उनको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपकी राजन सीरीज का, और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे साथियों, कह रहे हैं भाई 2 समान आयतन वाले बेलन के व्यास का अनुपात दे रखा है 3:2, उनकी ऊंचाई में अनुपात। एक बात बताओ, ध्यान रहे प्यारे साथियों, जो अनुपात व्यास में होगा वही अनुपात त्रिज्या में भी होता है। यानी अगर व्यास में अनुपात दे रखा है 3:2, तो त्रिज्या में भी अनुपात कितना होगा, त्रिज्या में भी अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। बात क्लियर है, बहुत छोटी सी बात। जो अनुपात आपका व्यास में होगा वही अनुपात किस में होगा, त्रिज्या में भी हो जाएगा। तो आपका ये इस तरह से बन जाएगा। ऊंचाई में अनुपात पूछा है, कह रहे हैं 2 बेलन हैं जिनके आयतन कैसे हैं बच्चों, समान है। समझना, जिनके आयतन कैसे हैं, समान, यानी जो पहले वाले का आयतन B1 दूसरे वाले बेलन का आयतन B2 आपस में कैसे हैं, बराबर। पहले वाले का आयतन कैसे निकालोगे भाई, एक बेलन है तो पाई r1² h1 लिखेंगे बराबर, दूसरे वाले का आयतन पाई r2² और h2। देखो भाई बहुत आसान सी बात है, दूसरे बेलन की त्रिज्या मानोगे r2 और ऊंचाई मानोगे h2, ऐसे पहले वाले बेलन का त्रिज्या मान लोगे r1 और ऊंचाई मान लोगे h1। ठीक है, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया भाई। एक बात बताओ भाई, हमें निकालना है ऊंचाई में अनुपात, तो भाई ऊंचाई ये तो यहीं पे रखेंगे, या ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, h1 यहीं रखेंगे और h2 इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। अच्छा, तो r2² वहीं रहेगा और r1/r1², ये ऐसे करके बन जाएगा। बात समझ में नहीं आई? अभी समझ के देखो, एक तरीका और है समझाने का, परेशान नहीं होने का, बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया, थोड़ा सा चेंज करके आपको समझा दूंगा, फिलहाल अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो r2/r1 इसको लिख सकते हैं r2/r1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, r1/r2 है 3/2, तो इसको उल्टा करेंगे r2/r1, तो ये 2/3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यानी कि 4/9। तो 4:9 इसका क्या होगा, आंसर होगा। 4 क्या होगा, 9 इसका आंसर। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, देखो ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, ठीक। देखो कह रहे हैं भाई B1 जो है B2 के बराबर है, आयतन बराबर है। एक काम कर सकते हैं, अगर B2 अपॉन में लाओगे तो उधर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। B1 क्या होगा, पाई r1² h1 और अपॉन पाई r2² और h2 बराबर किसके बन के। ये तो बात सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और हमें निकालना है h1/h2। अच्छा, r1/r2 रख दो, r1/r2, ठीक है, r1 का स्क्वायर है और r2 का स्क्वायर है, तो r1 रख देंगे 3 और r2 रख देंगे 2, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर गुणे h1/h2 और बराबर कितना 1, तो 3 का स्क्वायर 9/4 गुणे h1/h2 बराबर 1। एक बात बताओ, हमने तो केवल h1/h2 निकालना है ना, h1/h2 निकालना, तो 4 उधर पहुंच जाएगा, 4 यहाँ पहुंच जाएगा, 9 नीचे पहुंच जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 और आज की सीरीज का, यानी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं ना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है, आगे हम बहुत कुछ सीखेंगे। फोर्थ सेमेस्टर के बाद हमें यूपी टेट पढ़ना है, सी टेट पढ़ना है, सुपर टेट पढ़ना है, धमाल मचा देंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे साथ जमकर मेहनत करते रहिएगा। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है। एक खोखली बेलनाकार नली है जो लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखा है। देखो ये कुछ इस तरह से बन रहा है, खोखलाकार बेलनाकार नली, ठीक है भाई। खोखली बेलनाकार नली का मतलब ऐसे करके ये नली बन रही होगी, ऐसे करके ये नली बन रही होगी भाई, बहुत आसान सी बात है। ऐसे करके ये नली बन रही होगी भाई, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई लंबी तो भाई 20 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक। आंतरिक त्रिज्या है, आंतरिक व्यास, जो अंदर वाला जो व्यास है, जो अंदर वाला जो व्यास है वो आपका 8 सेंटीमीटर है, नहीं बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास जो है वो आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं। नली का मतलब हो गया ये ऐसे करके नली बन रही होगी, ठीक है। ऐसे करके नली बन रही होगी। तो अब ये कह रहा है लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर है, उसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। अच्छा, अंदर का जो व्यास है, अंदर का व्यास का मतलब ये वाला जो व्यास है वो आपका कितना है, 6 सेंटीमीटर, और जो बाहर का जो व्यास हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, अंदर की त्रिज्या मान लेते हैं r, अंदर की त्रिज्या मान लेते हैं r1 और बाहर की त्रिज्या मान लेते हैं r2, ठीक है। तो R2 कितना हो, अच्छा R1 कितना होगा, R1 हो जाएगा 6 का आधा, यानी देखो व्यास दे रखा है 6, व्यास 6 है तो आधा यानी त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अच्छा R2 मतलब बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8/2 यानी कि हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। ये जो है बाहरी व्यास है 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आधी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अंदर वाला व्यास है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है कि भाई जो हमने लोहा, यानी ये वाला जो लोहा लग रहा है बनाने में, जो कह रहे हैं ना मोटाई जो हो रही है, पाइप होगा ना, पाइप थोड़ा सा मोटा होता है, तो लोहे का पाइप है, जो पाइप की जो मोटाई होगी उसी में तो लोहा प्रयोग होगा, तो उसका आयतन पूछा है। तो बहुत आसान सी बात है भाई, बाहर वाले जो बेलनाकार जो नली बन रही है, ठीक है, उसका आयतन और अंदर वाले आयतन घटा देंगे उससे। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि भाई इसमें प्रयुक्त लोहे का आयतन है ना, सवाल क्या है, तो लोहे का आयतन क्या हो जाएगा, बहुत आसान सी बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लोहे का आयतन, लोहे का आयतन कैसे निकलेगा, बाहर वाले बड़े वाले बेलन या बाहर वाले बेलनाकार नली का आयतन, तो बाहर का आयतन क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H2 है ना। अच्छा H तो सेम है, H तो सब में सेम रहेगी, ठीक। H सेम रहेगी भाई, H का मतलब है ये तो सेम रहेगी ना, दोनों के चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो। दूसरा पाई R1 स्क्वायर H, तो पाई और H हम लोग बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो आसानी से कर जाएंगे प्यारे साथियों। पाई का मान हमारे पास 22/7 लगा लो, और H हमारे पास है कितना 24, R2 कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर, और माइनस कितना 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 24/7 गुणे 22/7 गुणे 24, और यहाँ पर देखो ये कितना 4 चौक 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 22 चौक होता है 88, 8 हासिल का, 22 दूनी 44 और 8 होता है 52, 528 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, 528, ठीक है। अब देखिए इस सवाल में एक्चुअल में 1 सेकेंड रुकिएगा, इसमें H जो है आपका 20 सेंटीमीटर ना कि 24 सेंटीमीटर है, तो ये 20 है, H का मतलब ये है ना, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा 22 दूनी 44, 440 घन सेंटीमीटर बनेगा। बात क्लियर है सबको, बताओ बात सबको क्लियर है, सबको सवाल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक,
बस अंदर वाले बेलन का आयतन घटा दो, बाहर वाले बेलन के आयतन से आसानी से सवाल हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? एक बार चाहे फिर समझ लो भाई, बहुत आसान सी बात है। ये हमारा जो है लंबाई या ऊंचाई बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर है, अंदर वाला व्यास है 6, तो त्रिज्या हो जाएगी 3, और बाहर वाला जो व्यास है वो 8, त्रिज्या हो जाएगी 8। तो बाहर वाले आयतन में से अंदर वाला आयतन घटा देंगे, तो बाहर वाला आयतन देखो R2 है ना इसकी त्रिज्या, तो पाई R2 स्क्वायर H होगा, पाई R1 स्क्वायर H, ये अंदर का आयतन हो जाएगा, घटा देंगे तो हमारा किसका बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा लोहे का आयतन। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे साथियों, इसमें भी अनुपात दे रखा है, तो अनुपात को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सभी साथी लगाएं। क्या है, दो बेलनों की आधार त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। जल्दी से सभी साथी इसका आंसर सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे सॉल्व करके। बताओ भाई जल्दी से, फटाफट से। दो बेलन हैं जिनकी आधार त्रिज्या दे रखी है 2:3 के अनुपात में, यानी कि हम कह सकते हैं इनकी जो त्रिज्या है R1 और R2, उसमें जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है भाई, बहुत आसान सी बात है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो R1/R2 कितना हो रहा है 2:3, और ऊंचाई यानी H1/H2 कितना हो रहा है, H1/H2 कितना हो रहा है 5:3 आपको दे रखा है सवाल में। और सबको बात समझ में आ रही है? इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो इसमें R1/R2 ये दे रखा है कितना 2:3, ठीक, और H1/H2 दे रखा है 5/3। तो आयतन में अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात का मतलब हो जाएगा भाई पाई R1 स्क्वायर H1। देखो बहुत आसान सी बात, जब भी अनुपात दे रखा होता है तो भैया सीधी सी बात है, ये त्रिज्या में अनुपात दे रखा है, यानी एक बेलन की त्रिज्या और अपॉन दूसरे बेलन की त्रिज्या, पहले की 1 मान ली, दूसरे की 2 मान ली। ऐसे ऊंचाई में अनुपात है तो पहले का 1 दूसरे का 2, ठीक है। अब जो आयतन लिखेंगे तो वैसे होता है पाई R स्क्वायर H होता है, लेकिन पहले बेलन का लिखेंगे तो पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा और H1 हो जाएगा, ठीक है, बेलन है ना। और दूसरा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2 हो जाएगा। पाई से पाई बच्चों कैंसिल, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर। नहीं बात समझ में आ रही? समझ लीजिए, देखो R1/R2 ऐसा कर लो, R1/R2 इसका होल स्क्वायर लगा सकते हैं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इस तरह से R1/R2 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और H1/H2 ऐसे करके बन जा रहा है। तो प्यारे साथियों R1/R2 है कितना 2/3 है, उसका स्क्वायर गुणे H1/H2 कितना है 5/3 है। बात क्लियर है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 5/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, 5 चौक 20:27, 20/27 का मतलब हो गया 20:27 आंसर हो गया, ठीक है, 20:27 इसका आंसर हो गया। बात सबको क्लियर है? आसानी से समझ पा रहे होंगे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 46 था आपकी राजन सीरीज का, और वैसे आज की क्लास से क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 48, 47 में तो कोई फॉर्मूला पूछा है, वो आप समझ जाएंगे, अपने आप से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर आज का 9 क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। हाँ भाई, ये क्या है, गुणनखंड करने हैं हमको, x² प्लस 9x, x² प्लस 9x प्लस 20 के गुणनखंड करने। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है प्यारे साथियों, बराबर 0 लिख लीजिए पहले, ठीक। इसके फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 5 बन जाएगा, और 5 और 4 को जोड़ने पर कितना बनना चाहिए 9। गुणनखंड का एक सवाल आना निश्चित है, ही मान के चलो आप। तो इसको कैसे लिखोगे, x² प्लस 4 प्लस 5 x प्लस 20 बराबर कितना 0, 4 प्लस 5 x प्लस 20 बराबर 0। तो x² प्लस 4x प्लस 5x हो जाए, गुणा करेंगे प्लस 20 और बराबर कितना 0। ये यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन, यहाँ से प्यारे साथियों x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 4, राइट।
यहाँ से 5 कॉमन लेंगे बाहर तो अंदर x बचेगा और 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 बराबर 0। अगर ये और ये सेम है तो हमने सही करा हुआ, ये मान के चल सकते हो। तो यहाँ पर इधर भी x+4 इधर भी x+4, x+4 हमने बाहर ले लिया तो अंदर x बचेगा और अंदर +5 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक फैक्टर हमारे पास हो रहा है x+4 और दूसरा फैक्टर हो रहा है हमारे पास x+5। ऐसे बोल सकते हैं, आंसर ये हो सकता है। या फिर आपसे हाँ इतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना मान सकते हो आप, इतना फैक्टर कर सकते हो। या फिर अगर आपसे x के मान पूछे जाए, वैसे क्या है इसमें गुणनखंड पूछे हैं प्यारे साथियों, तो हमें ये 0 बराबर लिखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, वैसे ये भी ठीक, गलत नहीं माना जाएगा, ये ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये ऐसे करके बन जाएगा, गुणनखंड पूछे हैं तो आपका ये ऐसे करके बन जाएगा। अगर मान पूछे होते हैं x और y के, x के मान, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ठीक माना जाएगा, समस्या वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना इस चीज़ को लेकर। बात सबको समझ में आ जा रही है आसानी से, इस तरह से सवाल करना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो आपका त्रिज्या किसे कहते हैं, 50 है केंद्र किसे कहते हैं, 51 है व्यास किसे कहते हैं, 52 है जीवा किसे कहते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है आसानी से। 53 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं बनता है, ध्यान रहे मेरे प्यारे साथियों। कई बार क्या आप लगातार इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि राजन सीरीज जो राजन सीरीज है इसमें कठिन सवाल दिए हुए हैं। वास्तव में आपके सिलेबस के बाहर के सवाल दिए हुए हैं, मैं नहीं जानता ये क्यों दिए हैं। वैसे जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में अगर चेक करेंगे तो आपका त्रिकोणमिति में लिखा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, और 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री। इन पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना दे रखा होगा, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। इन एंगल के अलावा आपके सिलेबस में कोई एंगल की चर्चा ही नहीं की गई है, तो सवाल भी आपका नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर बनता है तो आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, इसको मैं डिस्कस करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका सिलेबस के बाहर चीज़ें हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 54 भी त्रिकोणमिति, ज़्यादा ध्यान ना दें, आप चाहें तो कर लेना, मैंने समझाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ के बैठ जाओ, आप लोग इनको ट्राई कर लीजिएगा। ऐसी 55 भी नहीं करूँगा, 56 भी नहीं करने का, 55 तो पढ़ लेना, तो मैंने आपको बता रखा है पहले ही। 57 देखिए, 57 और आज ही क्लास है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए जो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से चीज़ें लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपका सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस में केवल आपके बस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बात करी गई है और केवल त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा गया, यानी साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, साइन कॉस, टेन कॉस एक्स, सेक कॉट, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात जो मैंने आपको पढ़ाए हैं क्लास में, उतना ही सिलेबस में है। और आज तक के इतिहास जितने पेपर हुए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के, उनमें केवल वही पूछा गया जो आपके सिलेबस में है, 0 डिग्री वाले, 30, 45, 60 और 90, इन्हीं एंगल्स पर मान पूछे गए हैं सवालों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा गया। इस बुक में दे रखे हैं, मुझे नहीं पता किस हिसाब से दे रखे हैं, वही जाने। फिलहाल तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है राजन सीरीज का और आज की क्लास है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या है, कॉस ए बराबर √3/2 है और आपसे पूछा गया साइन 2a का मान क्या होगा। ठीक है, साइन 2a का मान क्या होगा, बात सबको क्लियर है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको समझना होगा कि भाई कॉस के ऐसा कौन सा एंगल है जिस पर √3/2 मान होता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रहे, कॉस अगर हम बात करेंगे 30 की, तो कॉस 30 पर a का मतलब हो गया 30 डिग्री पर कितना मान होता है, √3/2 होता है। यानी कि a यहाँ पर कितना हो रहा है, a यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है। बात कुछ क्लियर हो रही है, मतलब ऐसा कौन सा a का मान हो गया, थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, a कितना हो जिससे ये √3/2 हो, तो cos 30 पर √3/2 होता है, यानी a कितना यहाँ पर 30 है। बात क्लियर है ना, बहुत आसान सी बात है। हमसे पूछा गया है प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया है साइन 2a का मान, तो साइन 2a का मान कितना हो जाएगा, 2a का मतलब हो गया a का मान 30, यानी साइन हमसे पूछ रहा है साइन 60 का मान, और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है, यही हमसे पूछा गया था। बेहद आसान सा सवाल है, आप इसको समझ पा रहे होंगे।
ऐसा सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकता है जिसमें इस तरह से कुछ दे रखा हो और आपसे कोई वैल्यू पूछी जा रही हो। तो बस याद रखना है कि हम ये देखें किस एंगल पर मान है। तो कॉस के किस एंगल पर √3/2 होता है, तो कॉस के 30 एंगल पर √3/2 होता है, यानी कि ए कितना हो रहा है 30। हमसे साइन 2a पूछा गया है, 2a का मतलब हो गया 2 × 30 यानी 60 का मान पूछा गया है। 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 58 आपकी राजन सीरीज का, ठीक है। चलो ध्यान रहे जो कराया जा रहा है ना उस पर फोकस करो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 ये क्या है, 2x² + 7x और +5 के गुणनखंड कीजिए, ठीक है, के गुणनखंड कीजिए। तो ये भी सवाल आसानी से हो जाएगा भाई। इसकी गुणा होगी, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो केवल 5 के फैक्टर करने होते। अब क्या है, यहाँ 5 दूनी 10 है, ठीक। तो 5 दूनी 10 है तो 5 × 2 हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 दूनी 10 का मतलब 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 जोड़ने पर कितना बन रहा है 7। तो प्यारे साथियों कैसे करेंगे, 2x²+, ठीक। तो 7 को क्या लिखेंगे, 2 + 5 लिख लेंगे, 5 और 2 7 और x + 5, ये इस तरह से बन जाएगा। तो 2x² + x से गुणा करेंगे तो 2x, 5 से गुणा करेंगे 5x और प्लस कितना 5। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x से अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर x बचेगा यहाँ पर और प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस 1 कॉमन, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे हम लोग, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 5 एकम 5 यहाँ पर 1 बचेगा। x + 1 यहाँ पर भी है तो x + 1 अगर हम पूरे से बाहर ले लेंगे तो अंदर 2x बचेगा और +5 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गुणनखंड करने थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, 2x + 5 और x + 1, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, क्वेश्चन नंबर 59 आपकी सीरीज का, और वैसे आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 12वां, ठीक है। इसको भी करते हैं। देखो आसान गुणनखंड तो एक तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 और आज की क्लास का 12वां सवाल, ये क्या है, x² - 7x + 12, इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो भाई इसमें यहाँ तो कुछ है नहीं तो 12 के गुणनखंड होंगे, 3 चौक 12 बन जाएगा, 3 चौक 12 और 3 और 4 7 हो जाएगा। तो x² - 3 + 4 7 हो गया, x + 12, ये ऐसे बन जाएगा। और मैंने कहा इसका साइन चेक करेंगे, अगर यहाँ प्लस लगाया तो जोड़ने पर बन रहा होगा, माइनस है तो घटाने पर बन रहा होगा। प्लस का साइन इसका मतलब देखो 3 और 4 जोड़ने पर 7 बन रहा है। तो प्यारे साथियों ये लिख लेंगे x² - x से गुणा करेंगे 3x और -4x + 12 हो जाएगा। नहीं देखो माइनस बाहर लगा है ब्रैकेट के, 3x तो ये हो गया, फिर माइनस का 3x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस और 4x से कम 4x, यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लिया, हमारा x बचा और यहाँ पे माइनस का 3 बचा। फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर लिया तो यहाँ पे x बच जाएगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया। बात क्लियर है। देखो जब भी बाहर ब्रैकेट के माइनस साइन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन, जैसे यहाँ देखो माइनस साइन आया तो साइन अंदर का चेंज हो गया। ऐसे बाहर यहाँ जब माइनस का साइन ले रहे हैं तो अंदर का ब्रैकेट लगाएंगे तब भी तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो प्यारे साथियों x - 3 दोनों से कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो इधर x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 4 बचेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ जरा, है ना आसान से सवाल, सबको सवाल समझ में आ रहे हैं। यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। एक और सवाल है प्यारे साथियों गुणनखंड का, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आप क्लास के बाद जरूर बताएंगे क्लास कैसी लगी, कमेंट करके। हर एक साथी को कमेंट करना है भाई, हमें हर एक साथी का रिस्पॉन्स चाहिए। हमारे लिए हर एक साथी का कमेंट बहुत वैल्यूएबल है। चलो इसके फैक्टर कर लो, यहाँ प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पर 9 बनेगा, तो 5 चौक 20 और 5 और 4 9, तो x² + 5 + 4 ऐसे करके लिख लेंगे इसको और x + 20, ठीक। तो
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब देखो ऐसा तो नहीं स्पीड ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, मैंने पढ़ा रखा है इसलिए थोड़ा सा स्पीडली करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 5x ऐसे करके बन जाएगा 4x + 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से x बाहर लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर +5 बचेगा, यहाँ पे 4 बाहर लेंगे तो अंदर x बचेगा और 4 पंजे 4 लेंगे तो x बचेगा, 4 पंजे 20। तो प्यारे साथियों x + 5 पूरी इक्वेशन से बाहर ले लो, यहाँ पर x बचेगा और प्लस कितना बचेगा 4, और यही हमारा सवाल का आंसर। x + 5 यहाँ पर भी, x + 5 यहाँ पर भी बाहर ले लिया तो x + 4 यहाँ बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 60 था। 61, 62, 63 ये आपके सिलेबस से बाहर हैं। ठीक है, 64 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 और अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 40। देखिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस से बाहर है, आने नहीं चाहिए सवाल, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बाकी कुछ नहीं कह सकते कि एग्जाम में क्या पूछ ले। वैसे तो जानते ही आप सभी साथी, एक आध सवाल कई बार आउट ऑफ सिलेबस दे भी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिल्कुल आना नहीं चाहिए। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो आपके पेपर जिस तरह से पूछे जाते हैं उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो सवाल ये आने नहीं चाहिए। चलो आगे, ये सवाल अच्छा है, इस सवाल ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है। cos a बराबर √3/2 है, ठीक है भाई, और sin a का मान पूछा गया है, sin a का मान हमसे पूछा गया है। तो प्यारे साथियों वही देखो सवाल हमें देखना है कि cos के किस एंगल पर √3/2 होता है। तो ध्यान रहे cos के 30 डिग्री पर, यानी cos 30 डिग्री पर कितना होता है, √3/2 होता है। यानी कि यहाँ पर a देख पा रहे होंगे, तो a बराबर कितना है 30। हमसे पूछा गया है sin 30 का मान, यानी sin a का मान पूछा गया, और a कितना है 30, यानी कि sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सी बात, आप समझ पा रहे होंगे। सब कुछ क्लियर है यहाँ तक, नो डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। 65, 66, 67, 68 ये सब थ्योरी वाले प्रश्न हैं। 71 पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का। और देखिए आपके हर एक सवाल में लिख के आ रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, उस तरह से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यदि समलंब की समांतर भुजाएं, एक समलंब है कि समांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तथा इनके मध्य की बीच की दूरी, समलंब का मतलब प्यारे साथियों 2 भुजाएं तो समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर। समांतर भुजाएं एक तो 3 है, दूसरी 4, ये समांतर भुजा है, एक दूसरे के समांतर है, देखो जरा समांतर है, एक 3 है एक 4 है, और इनके मध्य के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। बात क्लियर है, बात सबको समझ में आ रही होगी। तो समलंब का क्षेत्रफल पूछा है, तो समलंब का क्षेत्रफल मैं पहले ही आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2, फिर जो समांतर भुजाएं होती हैं ना उनका योगफल, यानी कि समांतर भुजाएं कौन सी है 3 और एक कितनी है 4, इनका योगफल, और इनटू होता है बीच की दूरी। समझना फिर से क्या होता है, समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई या बीच की दूरी। तो बीच की दूरी 3, समांतर भुजा कौन कौन सी है 3 और 4, 3 और 4 का योगफल। तो प्यारे महारथियों आसानी से कर पाओगे, ये 7 हो रहा है, 7 या 21/2, 21/2, 7 या 21/2 हो रहा है ना, तो 10.5 क्षेत्रफल है, तो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 10.5 बन जाएगा। आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आ सकता है। अब सवाल कैसे चेंज होगा, यहाँ डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ लिया, हो सकता है इनमें 1, 2 और 3 क्षेत्रफल दे दे, और इन तीनों में से देखो 2 समांतर भुजाएं, एक ऊंचाई है, बीच की दूरी है, तो इन तीनों में से एक ना देकर कोई वैल्यू पूछ ले और क्षेत्रफल दे दे। तो इस तरह सवाल पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और ऐसे ही सवाल पूछे जाने की संभावना रहेगी। 72 डिस्कस नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 74 और आज की क्लास का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद 75 में केवल औसत पूछा है, वो आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि औसत कैसे करके निकालना होता है। फिलहाल आज की क्लास का लास्ट सवाल, और हर एक साथी को भाई कमेंट करना है, क्लास के बाद कमेंट करना है, अभी नहीं करना लाइव चैट में, क्लास के बाद हर एक साथी का कमेंट अगर आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने आपके साथ में जो मेहनत की है उसका मुझे फल मिल रहा है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16, गुणनखंड विधि से 729 का घनमूल निकालना है। तो 729 का घनमूल निकालना, तो गुणनखंड विधि से भी बहुत आसान सी बात है, कैंसिल करते हुए चले जाओ, तो हाँ घनमूल निकालना है। तो
तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 से काट तू चले जाओ, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 से काटो 27 आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 नेम 27 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो घनमूल में प्यारे साथियों होता क्या है, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो 1 2 3, तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 2 3 में से 3 बाहर ले लेंगे, 3 तिया 9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है प्यारे साथियों। घनमूल में क्या होता है, 3 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, 1 2 3 में से एक 3 ले लिया, 1 2 3 में से एक 3 ले लिया, 3 तिया 9 हो गया हमारा आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे महारथियों, बताएंगे सभी साथी कमेंट करके क्लास कैसी रही। हाँ, अगली क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, जल्द ही अभी क्लास होगी, हो सकता है इस संडे को हो जाए, कोशिश करेंगे। अब आपका अंतिम प्रहार है ना, अंतिम प्रहार में ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर आएंगे। आपके अति लघु उत्तरीय कंप्लीट हो चुके हैं, लघु उत्तरीय से केवल इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे और अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेंगे, धमाका करेंगे। लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में ज़बरदस्त धमाका होगा, उसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए सब कुछ सही रहा तो मैंने बहुत प्रयास किया है आपके लिए, बहुत मेहनत की है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर जाएगा सभी साथियों का, निश्चिंत रहिए। अंतिम प्रहार का जो है ना लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लास्ट क्लास, मज़ा आ जाएगा, उसमें से कुछ प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और हाँ, सभी साथियों से ये बात और कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, जिन साथियों ने क्लासेस नहीं देखी है ना, सभी क्लासेस देख लीजिए। यकीन मानो हर एक साथी के 20+ आएंगे, कुछ के जिनका मैथ अच्छा है तो उनके 25 भी आएंगे, लेकिन जिनका थोड़ा सा मैथ वीक रहता है, मान ली दिक्कतें आती हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। तो 20+ तो गारंटी है आने की, अगर आपने सभी क्लास देखी है 20+ गारंटी ले सकता हूँ, 20+ आपके एग्जाम में आएंगे अगर आपने सही तरीके से क्लास ली है और सही तरीके से हर एक प्रश्न को समझा है। बस ध्यान रहे कि एग्जाम में कुछ प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, कम से कम 5 से 7-8 प्रश्न आपको बिल्कुल सेम प्रश्न दिखाई देंगे जो मैं इन्हें। सो फ्रेंड्स, अगर आपके हैं कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है किसी भी बोर्ड या फिर आप जेईई नीट जैसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं फिलो ऐप, जहां पे आपको 24/7 कंसिस्टेंसी मिलेगी और आप इसे 3 ईजी स्टेप्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। उसके बाद आपको साइन अप कर लेना है अपना फ़ोन नंबर डालते हुए, ठीक है। फ़ोन नंबर डाल करके आप साइन अप कर लेंगे, ये 1 टाइम स्टेप है ये। उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को अपलोड करना है, या तो आप फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप इसको अपलोड कर देते हैं, उसके 60 सेकंड के अंदर आपको किसी एक्सपर्ट टीचर द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कनेक्ट किया जाएगा और आपको सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो दोस्तों, अगर आप इस ऐप से कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ATS 001 कोड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। धन्यवाद।